हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने एक सामान्य जागीरदार के ग्रह क्लेश वाले परिवार से अपनी उन्नति करते हुए दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया और न सिर्फ दिल्ली की सत्ता हासिल की, उस अव्यवस्था के दौर में एक सुदृढ़ प्रशासन की स्थापना भी की अपने 5 साल के सत्ता शासन काल में। तो चलिए शुरू करते हैं शेर शाह सूरी को। जी हाँ, यही है वो शख्स शेर शाह सूरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर 1540 से 1545 तक यानी 5 वर्ष तक शासन किया और अगले 10 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। तो इस तरह 15 वर्ष तक ये सूरी वंश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा रहा। दोस्तों, मैं बता दूं कि शेर शाह सूरी का ये सूरी वंश द्वितीय अफगान वंश था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर राज किया। और पहला अफगान वंश कौन था? लोधी वंश, जिसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए शेर शाह सूरी को हम जानते हैं। इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था? इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। कुछ इतिहासकार 1472 मानते हैं और कुछ इतिहासकार 1486 ईस्वी को इसका जन्म वर्ष मानते हैं। तो इसके चक्कर में मत पड़ना, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। विवादास्पद चीज में से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी शेर शाह सूरी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। इसके पिता का नाम हसन खां था और ये जौनपुर का जागीर था। शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद। बाद में उसका नाम शेर शाह पड़ा, कैसे कैसे देखते हैं। बिहार के शासक बहार खां, ये बहार खां की सेवा में कुछ समय रहा था। उसी समय एक शेर से रक्षा की इसने, बहार खां की, तो बहार खां ने इसको नाम दिया था शेर खां। और चौसा के युद्ध में जब इसने विजय प्राप्त की, हुमायूं को पराजित किया, तब इसने शेर शाह की उपाधि स्वयं धारण की। और चूंकि ये अफगानिस्तान के सूर कबीले के रहने वाले थे, इसलिए ये सूरी कहलाया। इस तरह इसका नाम पड़ा शेर शाह सूरी। ठीक है, तो हमने नामकरण कर दिया। अब चलते हैं आगे। इसका बचपन कैसे बीता, कैसे ये बड़ा हुआ, देखते हैं। शेरशाह के पिता हसन की 4 पत्नियां थी। जहाँ 4 पत्नियां होंगी तो वहां घर में कलह होना स्वाभाविक है। और इसी कला से बचने के लिए वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए जौनपुर चला गया। ये बचपन से ही एक योग्य व्यक्ति था। इसकी योग्यता और विद्वता से प्रभावित होकर जौनपुर के सूबेदार जमाल खान ने उसको सहसाराम और खवासपुर की जागीर दी थी। ये सहसाराम और खवासपुर की जागीर में इसने प्रशासन के काम सीखे और काफी योग्यता हासिल की प्रशासन के क्षेत्र में। चूंकि इसकी सौतेली माँ इनसे नफरत करती थी तो घर में ये फूट डालती रहती थी। तो सौतेली माँ के कलह के कारण वो सहसाराम और खवासपुर छोड़कर इब्राहिम लोदी की शरण में चला गया, यानी कि दिल्ली। उस समय दिल्ली में किसका शासन था? इब्राहिम लोदी का। जब इसके पिता हसन की मृत्यु हो गई तो वापस ये सहसाराम की जागीर इसको दे दी गई। कुछ समय फिर सहसाराम की जागीर इसने संभाली। वहां फिर सौतेले भाइयों ने इसके रास्ते में रोड़े अटकाए। फिर ये सहसाराम छोड़कर बिहार के शासक बहार खां की शरण में चला गया। अब ये बहार खां को एक बार इसने शेर के आक्रमण से इसकी रक्षा की तो उसने उसको शेर खां की उपाधि दी। इस सब क्रम से संक्षेप में हम जानते हैं कि कैसे कैसे उसका जीवन आगे बढ़ा। बहार खां के अन्य सरदारों की ईर्ष्या और षड्यंत्र के कारण बिहार भी इसको छोड़ना पड़ा और बिहार छोड़कर ये मुगल सम्राट बाबर के यहाँ इसने नौकरी की। उसने चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से भाग लिया था। किसकी ओर से? बाबर की ओर से, जी हाँ। तो उस समय इसने मुगलों की कमजोरियों को नजदीक से देखा और मुगलों की कमजोरियों को देखकर इसने ये अनुमान लगाया कि अगर
एक मजबूत सेना खड़ी करके मुगलों पर आक्रमण किया जाए तो इनको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं यहीं से उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि अगर मैं चाहूं तो कभी दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर सकता। खैर आगे क्या हुआ, मुगलों का अफगानों के प्रति दुर्व्यवहार देखकर, यानी कि अफगानों के प्रति मुगलों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था, ये सब देखकर शेर खान ने वहां की नौकरी भी छोड़ दी और वापस कहाँ आ गया, बिहार। बिहार में कौन था, बहार खां, जो मोहम्मद शाह के नाम से वहां का शासक, स्वतंत्र शासक बन चुका था। तो इस मोहम्मद शाह की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद शेर खान ने इस बहार खां की विधवा बेगम दूदू बेगम से विवाह कर लिया। इससे, दूदू बेगम से। अब देखते जाओ इसकी कूटनीति कैसे कैसे इसने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी। दूदू बेगम से विवाह कर लिया तो एक तरह से ये बिहार की राजनीति में काफी अहम भूमिका अदा करने लगा। और चूंकि बहार खां का एक नाबालिग पुत्र था जलाल खां, उसका इसको संरक्षक नियुक्त किया गया, तो सभी राजनीति के राजकाज के काम ये वहां देखने लगा। और इस पद पर रहते हुए शेर खान ने अपनी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि की। ठीक है, अब यानी कुछ ठीक ठाक स्थान इसने हासिल कर लिया जहां से इसके पास मौका था कि वह कुछ कर गुजरे, और उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। अपने इस प्रारंभिक जीवन में ये कई लोगों के साथ काम कर चुका था, ये इब्राहिम लोदी के साथ, बाबर के साथ, और बिहार में भी ये काम कर चुका था। तो इसको काफी था कि किस कमजोरी का लाभ उठाकर क्या कर सकता है दुश्मन हमारे साथ। इसने बहुत कुछ ज्ञान हासिल कर लिया। अब समय था उस ज्ञान के एग्जीक्यूशन का, जो कि शेर शाह ने कैसे किया, चलिए देखते हैं। दिल्ली का शासक बनने से पूर्व शेर शाह ने कौन कौन सी विजय हासिल की, सबसे पहले वो देखते हैं। फिर हम देखेंगे दिल्ली का शासक बनने के बाद उसने कौन सी विजय हासिल की। तो शेर शाह की विजय को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली का शासक बनने के पूर्व की शेर शाह की विजय। ये बिहार में जलाल खां का संरक्षक था और उसी समय इसने बंगाल के शासक नुसरत शाह का बिहार पर आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में शेर शाह ने इस नुसरत शाह को पराजित किया और शेर शाह की विजय हुई। और इस जीत के बाद शेर शाह ने एक उपाधि धारण की, हजरत आला। ठीक है, ये उपाधियां ध्यान रखना, और कब धारण की ये भी ध्यान रखना। ठीक है, पूछा जाए कि हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो शेर शाह सूरी ने। तो कब धारण की थी, तो बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद। अगला कदम क्या रहा शेर शाह का। शेर शाह ने चुनार पर अधिकार किया 1530 ईस्वी में। मैं क्रम से घटनाओं को लिखा हुआ है, आप क्रम से याद रखना तो चीजें याद हो जाती हैं। चुनार पर उस समय इब्राहिम लोदी के सूबेदार ताज खां का अधिकार था और ताज खां अपनी पत्नी लॉर्ड मलिका के प्रभाव में था। कुछ समय बाद क्या हुआ, ताज खां की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। होता रहता था उस समय, कई पुत्रों ने अपने पिताओं की हत्या की। तो ताज खां की जब हत्या हो गई तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए शेर शाह ने उसकी विधवा पत्नी लॉर्ड मलिका से संपर्क किया और उससे विवाह कर लिया। ठीक है, तो ये दूसरी विधवा थी जिससे शेर शाह ने विवाह किया। इससे क्या होता है, वहां पर इसको महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका मिल जाती है, वहां के खजाने पर इसका अधिकार हो जाता है, यानी काफी शक्ति हासिल कर लेता था। ऐसा यहाँ किया क्योंकि चुनार के दुर्ग पर इसका अधिकार हो गया और वहां के खजाने पर भी, यानी कि कुछ शक्ति इसको यहाँ से मिली। और चुनार का दुर्ग और वहां का खजाना इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। पहले तो बंगाल की नुसरत शाह ने इस पर आक्रमण किया था, अब इसने स्वयं बंगाल का अभियान शुरू किया और सूरजगढ़ का युद्ध हुआ 1534 ईस्वी में। बंगाल का शासक था उस समय महमूद शाह। कौन था, महमूद शाह। शेर शाह ने जब बंगाल पर चढ़ाई की तो शेर शाह और महमूद के बीच युद्ध हुआ, सूरजगढ़ का युद्ध। ठीक है, तो युद्धों को आप विशेष रूप से देखते रहना। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ, 1534 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ, शेर शाह और महमूद के बीच में। विजय किसकी हुई,
शेरशाह की। ठीक है, इस युद्ध में भी शेरशाह को अपार धन संपत्ति हासिल हुई, लेकिन अभी इसने बंगाल पर कब्जा नहीं किया, वहां पर सत्ता की स्थापना इसने नहीं की। धन संपत्ति लेकर वापस चला आया। बंगाल पर इसने अधिकार कब किया? 1539 ईस्वी में। बंगाल के अंतिम शासक गयासुद्दीन शाह को हराकर शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और इस तरह बंगाल बिहार के अंतर्गत आ गया। अब है सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली के मुगल शासक हुमायूं पर शेरशाह की विजय। इसने हुमायूं पर किस तरह विजय हासिल की, चलिए देखते हैं। ये हम जब हमने हुमायूं का चैप्टर पढ़ा था तब भी इस चीज को डिटेल में देखा था। यहाँ पर संक्षेप में बताते हैं क्योंकि एक ही बात को बार बार उतने विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो हुमायूं का नहीं देखा है तो आप पहले हुमायूं का वीडियो भी देख लीजिएगा। तो हुमायूं के साथ इसने दो युद्ध लड़े। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, दूसरा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी। इन दोनों ही युद्धों में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया। देखो, हुमायूं था अस्त व्यस्त व्यक्ति। इसने अपनी पुरानी हार से इसने कुछ भी नहीं सीखा, बार बार वही गलतियां दोहराता था। थोड़ी सी जीत के बाद आराम करने लगता था, जबकि शेरशाह मेहनती व्यक्ति था। अपनी हार से इसने सीखा और वैसे भी इसको काफी अनुभव हो गया था, जगह जगह इसने काम किया था और अपनी सीख को पूरी तरह से इसने अमल में लाया। एक मजबूत शक्तिशाली सेना के साथ इसने हुमायूं पर आक्रमण किया और किस्मत का भी साथ मिला शेरशाह सूरी को। ठीक है, ये सब हम जान चुके हैं पिछली वीडियो में, किस्मत का साथ कैसे मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुमायूं को भारत से पलायन करना पड़ा। वह दिल्ली छोड़कर सिंध गया, सिंध से फारस चला गया और हुमायूं इस तरह 15 साल तक निर्वासित जीवन जिया और 15 साल तक हुमायूं के साम्राज्य और दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने शासन किया। यानी 1540 ईस्वी में 68 वर्ष की आयु। अब इसको आप अभी ध्यान मत ही रखना क्योंकि इसके जन्म तिथि में ही विद्वानों में मतभेद है, तो अपन ये भी नहीं कह सकते कि 68 वर्ष की आयु में ही शासक बना होगा। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब हम पढ़ते हैं कि दिल्ली का शासक बनने के बाद शेरशाह सूरी ने कौन सी विजय हासिल की। सबसे पहले गक्खड़ विजय। अब ये गक्खड़ कौन थे? जी हाँ, सिंध नदी और झेलम नदी के बीच निवास करते थे और यह एक लड़ाकू जाति थी। इस जाति की सहानुभूति थी मुगलों के प्रति और चूंकि शेरशाह ने मुगलों यानी हुमायूं को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया था, तो ये गक्खड़ थे, ये कहीं ना कहीं शेरशाह के विरोधी बन गए थे। तो शेरशाह को अब ये जरूरी था कि गक्खड़ को अपनी अधीनता स्वीकार करवाए। तो जब शेरशाह ने गक्खड़ों से अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया। देखो क्या जवाब दिया कि हम तो शेर व सिपाही हैं, इसलिए हमसे शेरों और तीरों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता। ये जवाब मिला जब शेरशाह को, तो शेरशाह क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर इसने गक्खड़ों पर आक्रमण किया और उनको परास्त कर दिया। गक्खड़ों पर इसने विजय हासिल की और दोबारा इस क्षेत्र में ऐसा उपद्रव ना हो, इस क्षेत्र में सुरक्षा बनी रहे, इसलिए शेरशाह ने रोहतास दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है, ध्यान रखना, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने। और क्यों किया? इस उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए। और इस रोहतासगढ़ दुर्ग पर इसने हैरत खां को नियुक्त किया और उसकी अध्यक्षता में 5000 सैनिकों की नियुक्ति की कि उत्तर पश्चिमी सीमा हमारी सुरक्षित हो जाए। तो इस तरह अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को इसने सुरक्षित किया। अब क्या हुआ? बंगाल में विद्रोह हो रहे थे क्योंकि शेरशाह हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता ना। इसने बंगाल को जीत लिया था 1539 में, तो वहां पर अपना सूबेदार नियुक्त किया था। तो इस समय क्या हुआ? बंगाल के सूबेदार जो खिज्र खां था, जिसको नियुक्त किया था शेरशाह ने, इस खिज्र खां ने विरोध कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी ढील पाते ये लोग विद्रोह कर देते थे।
अगर मजबूत शासक नहीं हुआ तो ये स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर लेते, लेकिन शेरशाह ऐसा नहीं था। इसने दिमाग से काम लिया और देखिए इसकी प्रशासनिक कुशलता। इसने क्या किया, शेरशाह ने 1541 ईस्वी में इस खिज्र खां को बंदी बना लिया और सूबेदार का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब क्या किया, उसने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण बंगाल को सरकारों यानी जिलों में बांट दिया, सरकारों में बांट दिया, जिन्हें आधुनिक रूप से जिला कहते हैं। इस तरह उसने प्रशासनिक रूप से वहां का विभाजन कर दिया और वहां पर जिन अधिकारियों की नियुक्ति की वो सभी सीधे शेरशाह के अधीन रहे, यानी कि वो सीधे किसको रिपोर्टिंग करते थे, शेरशाह को। तो इस तरह इतने बड़े बंगाल को इसने जिलों में बांट दिया और वहां इन सभी जिलों पर अपना सीधा अधिकार बनाए रखा। तो इस तरह ये प्रशासनिक सुदृढ़ता इसने बंगाल में स्थापित की और सूबेदारों के बार बार होने वाले विद्रोहों को इसने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगला आक्रमण इसका कहां हुआ, मालवा पर इसका आक्रमण होता है। मालवा के शासक कादिर शाह ने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अगला आक्रमण होता है रायसेन 1543। रायसेन का दुर्ग एक मजबूत दुर्ग था। 6 माह के घेरे के पश्चात भी जब इसको सफलता नहीं मिली तो शेरशाह ने रायसेन के शासक पूरनमल से एक समझौता कर लिया। ठीक है, समझौता कर लिया कि भाई अब हम आप पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही समझौता हुआ शेरशाह ने विश्वासघात किया और पूरनमल और अन्य राजपूत सरदारों को बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिया। तो शेरशाह का यह कार्य उसकी बहादुरी पर, उसके चरित्र पर एक दाग है कि जब वो अपने कुशलता से नहीं हरा सका पूरनमल को तो इसने धोखे से विश्वासघात करके पूरनमल को पराजित किया। अगला इसका जो हमला होता है रणथंभौर पर, और यहाँ के शासक उस्मान खान ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि रणथंभौर पर शेरशाह का आसानी से अधिकार हो गया। अगला हमला मारवाड़ विजय 1544। शेरशाह के जीवन में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा। क्यों रहा, चलिए जानते हैं। मारवाड़ का शासक मालदेव एक शक्तिशाली और पराक्रमी व्यक्ति था। दोनों की सेनाएं 1 साल तक एक दूसरे के सामने खड़ी रही। 1 माह है ये, ठीक है, 1 माह तक एक दूसरे के सामने खड़ी रही, किंतु किसी का भी आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। फिर शेरशाह ने एक चाल चली, यहाँ भी उसको कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। क्या कूटनीति चली, कुछ जाली पत्र तैयार किए और मालदेव के खेमे में शिविर में बिखेर दिए, इससे उसे ऐसा लगे कि उसके सरदार उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं और शेरशाह से मिल गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। लेकिन जब मालदेव को वो पत्र मिले तो वह काफी दुखी हुआ और दुखी होकर उसने युद्ध करने का निर्णय लिया। चूंकि मालदेव के सरदार ऐसे कोई विश्वासघाती थे ही नहीं, तो मालदेव की संपूर्ण सेना ने शेरशाह की सेना पर टूट पड़ी और उसके छक्के छुड़ा दिए। लेकिन अंततः विजय किसकी हुई, शेरशाह की हुई। शेरशाह ने इस अभियान के बारे में लिखा है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को हमने खो दिया होता। यानी उसके इस कथन से पता चलता है कि शेरशाह को यहाँ पर कितने कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। ये प्रश्न अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो दिया होता। ये शेरशाह ने किस युद्ध के बाद ये कथन दिया था। चित्तौड़ विजय 1544 ईस्वी में चित्तौड़ और जयपुर पर शेरशाह ने आसानी से अधिकार कर लिया। अगला आक्रमण होता है इसका कालिंजर पर 1545 ईस्वी में। यहाँ का शासक था कीरत सिंह। कालिंजर का दुर्ग एक सुदृढ़ दुर्ग था और कीरत सिंह पर आक्रमण करने का एक कारण था। क्या कारण था, क्योंकि इसने रीवा के शासक वीरमान बघेला को शरण दे रखी थी और शेरशाह इस वीरमान बघेला को पाना चाहता था क्योंकि इसका शत्रु था।
तो शेरशाह ने कीरत सिंह से कहा कि भाई बघेला को हमें सौंप दो। कीरत सिंह ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। कालिंजर पर घेरा भी कई माह तक चलता रहा। अंत में क्या किया, शेरशाह ने किले पर बारूदी गोलों से प्रहार करने का निर्णय लिया। ऐसे ही शेरशाह जब बारूदी गोलों का निरीक्षण कर रहा था, 22 मई 1545 ईस्वी, ये एक दिन आ गया, शेरशाह के जीवन का अंतिम दिन। इस दिन जब ये गोलों का निरीक्षण कर रहा था, निरीक्षण करते समय इसने एक आग्नेयास्त्र लिया जिसका नाम था उक्का। तो उक्का नाम का ये आग्नेयास्त्र जब चला रहा था, उसी समय ये फट गया और फटने से शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो गया। किंतु कालिंजर पर अधिकार करने में वह सफल रहा और विजय का समाचार सुनने के बाद ही 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो इस तरह शेरशाह ने अपने जीवन में इतनी विजय हासिल की और उसकी मृत्यु किस तरह हो गई, ये हमने देखा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको यहीं समाप्त किया जाए। शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था और इसके उत्तराधिकारियों को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इसने इतनी सारी विजय हासिल की, आप क्रम भूल जाएंगे और ये भी भूल जाएंगे कि कब कहाँ किस पर आक्रमण किया। तो इनको आप एक क्रम में सजा लीजिएगा और ट्रिक बनाने की तरीके आप खुद भी समझ सकते हैं। पहले पहले अक्षर मिला के आप इनकी एक ट्रिक बना लीजिए। जैसे गक्खड़ का हमने गा लिया, बंगाल पर इसने जो आक्रमण किया उसका हमने बा ले लिया, फिर मालवा विजय का हमने क्या ले लिया, माँ ले लिया, और रायसेन का अगर हम रा ले लेते हैं, और रणथंभौर का फिर रा ले लेते हैं, मारवाड़ का माँ ले लेते हैं, चित्तौड़ कालिंजर, ऐसे पहले पहले अक्षर लेकर अगर हम एक ट्रिक बनाते हैं तो क्या बनती है, गबम्मा रार माचिका, गबम्मा रार मचिका, गबम्मा रार मचिका। ऐसे आप याद करिएगा, एक सूत्र बन गया। बस अगर ये आपको रट गया, आपको सभी युद्ध क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं शेरशाह पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे शेरशाह की शासन व्यवस्था, क्योंकि इसने अपने 5 साल के शासनकाल में एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।